नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारत के राष्ट्रीय आय लेखांकन में शेष विश्व से चालू अंतरण किसे कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह, ऑप्शन बी विदेश से प्राप्त उपहार, दान और प्रेषण, ऑप्शन सी आयात घटे शुद्ध निर्यात आय, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से दीर्घकालीन ऋण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी विदेश से प्राप्त उपहार, दान और प्रेषण। अब इसे समझते हैं। अध्याय चालू अंतरणों को एक तरफा प्राप्तियां जैसे प्रेषण, उपहार, दान के रूप में वर्गीकृत करता है, जो एफडीआई पूंजी खाता तथा व्यापार प्रवाह चालू खाता वस्तु पक्ष से अलग हैं। ये दर्शाते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था के पास क्या उपलब्ध है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारत में वैश्वीकरण ने किसके सामने बड़ी चुनौतियां रखी हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऑप्शन बी अनेकानेक छोटे उत्पादक तथा श्रमिक, ऑप्शन सी सरकारी नौकरशाही, ऑप्शन डी विदेशी पर्यटक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनेकानेक छोटे उत्पादक तथा श्रमिक। अब इसे समझते हैं। अध्याय स्पष्ट कहता है अनेकानेक छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौतियां रखी हैं। सस्ते आयातों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मजदूरी पर दबाव छोटे खिलाड़ियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। 1966 की पुस्तक ह्यूमन कैपिटल जिसे उद्धृत करता है किस अर्थशास्त्री ने लिखी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी गैरी एस बेकर, ऑप्शन सी थियोडोर शुल्ट्ज, ऑप्शन डी पॉल सैमुएल्सन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गैरी एस बेकर। अब इसे समझते हैं। अध्याय के संदर्भों में गैरी एस बेकर 1966 ह्यूमन कैपिटल अ थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन शामिल है, एक मौलिक कार्य जिसके लिए बेकर को 1992 का अर्थशास्त्र का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। श्रम संबंधी जानकारी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें पढ़ने का सुझाव देता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य मंत्रालय। अब इसे समझते हैं। अध्याय का अभ्यास छात्रों से मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें पढ़ने का आग्रह करता है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम संबंधी विभिन्न जानकारी स्रोतों की सूची बनाई जा सके। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 7 किराए के श्रमिकों प्लस 3 पारिवारिक श्रमिकों वाले होटल में काम करने वाला श्रमिक किस क्षेत्र में आता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए औपचारिक क्षेत्र, ऑप्शन बी अनौपचारिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र।
आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनौपचारिक क्षेत्र। अब इसे समझते हैं। भारतीय आधिकारिक आंकड़ों में 10 से कम किराए के श्रमिकों वाले उद्यम को अनौपचारिक क्षेत्र में रखा जाता है। 7 किराए प्लस 3 परिवार 10 कुल, परंतु केवल 7 किराए, इसलिए यह सीमा से नीचे है और अनौपचारिक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। विश्व व्यापार संगठन WTO किन देशों की पहल पर शुरू हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी विकसित देश, ऑप्शन सी केवल ओपेक देश, ऑप्शन डी ब्रिक्स देश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विकसित देश। अब इसे समझते हैं। अध्याय की रिक्तभरण के अनुसार WTO विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है, सभी देशों के पालन हेतु व्यापार नियम स्थापित करना। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। उत्पादन सिद्धांत में सीमांत उत्पाद MP के पहले बढ़ने और फिर गिरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पैमाने पर वर्धमान प्रतिफल का नियम, ऑप्शन बी चर अनुपात का नियम बटा घटते सीमांत उत्पाद का नियम, ऑप्शन सी मांग का नियम, ऑप्शन डी स्थिर प्रतिफल का नियम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी चर अनुपात का नियम बटा घटते सीमांत उत्पाद का नियम। अब इसे समझते हैं। अध्याय इसे स्पष्ट रूप से चर अनुपात का नियम या घटते सीमांत उत्पाद का नियम कहता है। MP पहले बढ़ता है क्योंकि अधिक परिवर्तनशील आगत स्थिर आगत के साथ उत्पादक रूप से मिलती है, फिर स्थिर आगत बाधा बनने पर गिरता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। वैश्वीकरण के तहत सस्ते आयातों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा का छोटे उत्पादकों पर अध्यायोद्धृत सबसे प्रत्यक्ष परिणाम है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उन्हें सस्ते आगतों का लाभ मिलता है, ऑप्शन बी वे प्रतिस्पर्धा में कठिनाई झेलते हैं और बंद हो सकते हैं, बड़ी चुनौती, ऑप्शन सी उन्हें स्वतः सरकारी अनुदान मिल जाता है, ऑप्शन डी वे निर्यातक बन जाते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वे प्रतिस्पर्धा में कठिनाई झेलते हैं और बंद हो सकते हैं, बड़ी चुनौती। अब इसे समझते हैं। अध्याय सीधे कहता है कि वैश्वीकरण ने छोटे उत्पादकों एवं श्रमिकों के सामने बड़ी चुनौतियां रखी हैं। सस्ते आयात घरेलू छोटे उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं, अनेक बंद हो जाते हैं या वेतन दाव झेलते हैं। वैश्वीकरण के वितरणात्मक प्रभावों पर का बार बार आने वाला विषय। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। WTO का उद्देश्य है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विकासशील देशों की रक्षा हेतु वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी सभी देशों हेतु व्यापार नियम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण, ऑप्शन सी विश्व स्तर पर वस्तु कीमतें तय करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मुद्राओं को वैश्विक मुद्रा से प्रतिस्थापित करना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सभी देशों हेतु व्यापार नियम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण।
अब इसे समझते हैं। WTO का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम स्थापित करना जिनका पालन सभी देशों से अपेक्षित हो। इसमें प्रायः शुल्क और कोटा जैसी व्यापार बाधाएं हटाई जाती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। में उद्धृत बेकर के ढांचे के अनुसार शिक्षानिवेश समाज को मुख्यतः किस प्रकार प्रतिफल देता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, छात्रों को सीधे नकद अंतरण। ऑप्शन बी, शिक्षित व्यक्ति की उच्च उत्पादकता, उच्च आय, बेहतर स्वास्थ्य व नागरिक परिणाम। ऑप्शन सी, अवसंरचना पर सरकारी व्यय में कमी। ऑप्शन डी, ब्याज दर में कमी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिक्षित व्यक्ति की उच्च उत्पादकता, उच्च आय, बेहतर स्वास्थ्य व नागरिक परिणाम। अब इसे समझते हैं। बेकर का मानव पूंजी ढांचा, जिसे यह अध्याय उद्धृत करता है, तर्क देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश हैं क्योंकि वे उत्पादकता तथा आय बढ़ाते हैं और साथ में सकारात्मक प्रसरण, नागरिक भागीदारी, परिवार स्वास्थ्य, कम प्रजनन दर देते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।